नमस्कार साथियों, डैफोडिल कोचिंग संस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं लीलाधर साहू आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक वर्ण विचार, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने समास के बारे में 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, आपके लिए वो कारगर साबित होंगे। उनमें एक वीडियो समास के प्रैक्टिस का या क्वेश्चन पेपर का भी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो आसानी से मिल सके। तो आज बात करेंगे हम हमारे टॉपिक वर्ण पर। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं आपको। हमारी जो भाषा है हिंदी जो भाषा है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये शब्द किस भाषा का है। 2-3 बार परीक्षा में प्रश्न आया कि यह शब्द किस भाषा का है। तो किस भाषा का है? यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना है, इसका प्रथम पाठ ही क्या होता है? वर्ण विचार होता है। क्योंकि हिंदी का निर्माण किससे हुआ है? वर्णों से हुआ है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना जाता है, और ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, या जिसे कहें कुल वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। कुछ विद्वान इनकी जगह 52 भी लेते हैं। तो इस बात को हम 2 तरह से समझेंगे कि एक तो समझेंगे कुल वर्ण, बावन। एक हम पढ़ेंगे मूलतः वर्ण या प्रचलित वर्ण या हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्ण 44। तो दोस्तों, ये 52 जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, और 44 जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है दो प्रकार से। पहला प्रकार है स्वर, दूसरा प्रकार है व्यंजन। पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों के बारे में जब पढ़ेंगे तो स्वरों की परिभाषा, स्वर कितने होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं वर्ण के बारे में। दोस्तों, बात हम कर रहे थे वर्णों पर। तो वर्णों की परिभाषा, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। उस मूल ध्वनि को कहने का मतलब ध्वनि ही क्या है? वर्ण है। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? ध्वनि मानी जाती है, और ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 52, जिनमें
मानक स्वर कितने माने जाते हैं? 13। 11 जो होते हैं, इसके अलावा 2 और अंग और ए, ये 2 और माने जाते हैं। इसके साथ ही मानक व्यंजन कितने माने जाते हैं? 39। 39 में स्पर्श कितने होते हैं? 25। अंतस्थ 4, उष्म 4, शुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4, और उच्छिष्ट कितने होते हैं? 2। ये जो होते हैं स्पर्श व्यंजन, ये होते हैं क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक 25 क्या माने जाते हैं? स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ य, र, ल और व, ये 4 जो होते हैं उनको अंतस्थ बोला जाता है। उष्म ये जो 4 होते हैं स, श, श और है, ये जो होते हैं अंतस्थ, ये 4 होते हैं य, र, ल, व। और उष्म ये 4 होते हैं स और है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कई बार सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श कितने होते हैं। एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था, उसमें एक नाम स्पर्शी भी आया था, एक नाम स्पर्शी लिखा हुआ था। उसकी जानकारी मैं आपको व्यंजनों के वर्गीकरण में बताऊंगा कि स्पर्श कितने होते हैं? 25 और स्पर्शी कितने होते हैं? 16। तो ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो स्पर्श पूछे और हम स्पर्शी कर दें। तो ध्यान रखेंगे, स्पर्श व्यंजनों के बारे में पूछा जाए तो 25 होते हैं, अंतस्थ का पूछा जाए तो 4 होते हैं, उष्म का पूछा जाए तो 4 होते हैं, और शुक्त वर्ण के बारे में पूछा जाए तो शुक्त वर्ण ये 4 होते हैं। 6 जिसे क्ष बोला जाता है, त्रय और जिसे जय बोला जाता है, जय से जो बना होता है। तो इस जय को, जो गय जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उसको जय कहा जाता है, जय से बनता है ये। और 6, त्रय, गय और एक श्रय आता है। इन 4 को संयुक्त वर्णों में शामिल किया जाता है। उसके अलावा 2 और होते हैं जिनका नाम है उच्छिष्ट, जिनको कहते हैं ताड़न जात। दूसरा नाम इनका ताड़न जात भी है, जिसे जो नीचे ना नुक्ता लगा हुआ हो, नीचे नुक्ता यदि लगा हुआ है इन 2 के, तो उनको क्या बोला जाता है? उच्छिष्ट या ताड़न जात। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 और 2 39, 39 और 13 कितने हो गए? 52। ये दोस्तों 52 होते हैं। लेकिन हमें काफी बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न वर्णों के बारे में, तो वहां उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 44 ही सही माना गया है। 44 में 11 जो मूल स्वर होते हैं, ये जो 11 हैं इनको, और 33 जो व्यंजन होते हैं, 33 कौन से हो गए? ये 25, 4 29, 4 33, इनको ही इतने ही शामिल किए गए हैं। ये इतने के क्या होंगे? 33, और मूलतः ये 11 हैं इनको। तो यदि कोई इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे या बाद में लिखना चाहे तो ले सकता है। हम अब चर्चा करेंगे कि स्वर जो है इनकी उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे निर्माण हुआ है, इनके बारे में। देखिए दोस्तों, स्वर के बारे में कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी रुकावट, बाधा, अवरोध, बिना किसी रुकावट के, बाधा के, अवरोध के मुख से बाहर निकल जाती है, तो वह ध्वनि स्वर ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है? स्वर ध्वनि
कहलाती है कि हमारे मुख से उच्चरित वह ध्वनि जो किसी बिना अवरोध के व्यवधान के उत्पन्न होती है, क्योंकि जब श्वास वायु उठती है वो फेफड़ों से उठी हुई होती है और फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, तो दो ध्वनियों का उत्पन्न होता है या जो ध्वनियां उत्पन्न की जाती है उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर ध्वनियां। सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चरित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर ध्वनि कहलाती है, कि फेफड़ों से उठी हुई जो ध्वनियां होती है वो स्वर ध्वनियों के रूप में जानी जाती है। सामान्यतः हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। ये जो 11 स्वर माने जाते हैं, इन स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसी न किसी भाषा की एक जननी जरूर होती है। उसी अनुसार हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम विचार करें कि सामान्य रूप से हिंदी की उत्पत्ति का वर्गीकरण, सामान्य रूप से हिंदी की उत्पत्ति का वर्गीकरण करते हैं। तो हिंदी भाषा जो है, इसका निर्माण, हिंदी भाषा का निर्माण सर्वप्रथम संस्कृत भाषा से, क्योंकि पहली भाषा संस्कृत भाषा मानी जाती है। संस्कृत के बाद पाली भाषा का आगमन हुआ, पाली के बाद प्राकृत का आगमन हुआ और प्राकृत जो भाषा है उसके बाद अपभ्रंश का आगमन हुआ, अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का आगमन हुआ। तो दोस्तों हमें पता है कि हिंदी जो है उसमें स्वर कितने माने जाते हैं? 11 स्वर माने जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इसमें कितने कितने स्वर थे। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। दूसरी कौन सी है? पाली है। तीसरी कौन सी है? प्राकृत है। प्राकृत के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश भाषा आई और वर्तमान में हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। इसमें 11 स्वर हैं। ये जो है संस्कृत भाषा, इसमें कुल 13 स्वर माने जाते हैं। कितने स्वर माने जाते हैं? 13। और मूल 9 स्वर माने जाते हैं। पाली में 10 स्वर माने जाते हैं। प्राकृत में 10 स्वर माने जाते हैं और अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर माने जाते हैं। ये तो आपको विदित है कि 11 कौन कौन से होते हैं। फिर भी मैं ये सामान्य रूप से 11 स्वर है, ये लिखता हूं कि पहले ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर थे। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें अपभ्रंश में कितने हैं? 8। इसमें कितने हैं? प्राकृत में 10, पाली में 10 और संस्कृत में कितने हैं? 13 या 9। तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि इसमें कम कितने हैं? 3 नहीं है। ये जो 11 है इनमें से 3 इसमें नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है? अपभ्रंश के अंदर कौन से 3 नहीं थे? तो ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो ये जो री है, ये अपभ्रंश में शामिल नहीं था। इसके अलावा ये जो आई है ये नहीं था। एक ये जो औ है, ये जो 3 है ये इसमें शामिल नहीं है। बात करते हैं प्राकृत में। तो प्राकृत में कौन सा नहीं था?
ये एक नहीं था, बच गए कितने, इस एक को छोड़ देंगे कितने बच गए, 10 जो बच गए वो प्राकृत में थे। बात करते हैं पाली भाषा में, तो क्या नहीं था, इसमें भी री नहीं था, इसमें भी ये री नहीं था, इसमें भी नहीं था, री नहीं था, तो बाकी जो बच गए वो इसमें थे। अब इधर देखो, यहां हमारे पास 11 हैं, लेकिन संस्कृत के पास पहले से ही 13 थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 नए कौन से हैं, 11 तो यही थे, इसके अलावा 2 और थे, इसमें 2 और थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो री है उसका एक बड़ा रूप भी था इनके पास, ये जो री है इसका ये बड़ा रूप भी है री का, और एक इन्होंने अपना लरी अलग से स्वर दिया था। तो 11 स्वर तो ये थे, इनके अलावा 2 और थे, री बड़ी और एक लरी, ये 13 थे संस्कृत में। पाली में री नहीं था, बाकी ये 10 थे, प्राकृत में ये री नहीं था, 10 थे, और अपभ्रंश में ये 3 नहीं थे, ये 8 थे। हिंदी में ये जो 11 हैं यही थे। कि हमने स्वरों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हिंदी स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 5 आधारों में किया जाता है। 5 आधार इनके verगीकरण के अंदर हम लेते हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। तो पहला है मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। तीसरा है जिह्वा के आधार पर। या जिसे कहें जिह्वा के उत्पादित उत्खनन होने के भाग के आधार पर। चौथा है ओष्ठों के आधार पर, और 5वां है मुखाकृति के आधार पर। ये 5 जो आधार लिए गए हैं, इनसे हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कि मात्रा काल के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों की उत्पत्ति या कौन कौन से होते हैं, जिह्वा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ओष्ठों के आधार पर कौन कौन से होते हैं, और मुखाकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, या उनके बारे में हम विचार करेंगे। ये प्रश्न एक बार नेट में भी पूछा गया था मुखाकृति के आधार पर, तो वहां उन्होंने अभ्यंतर वर्ण के बारे में पूछा गया था। तो मुखाकृति वाले अभ्यंतर वर्ण ही होते हैं, ध्यान रखना है। कुछ किताबें अभी तक भी प्रकाशित नहीं करी है कि अभ्यंतर वर्ण कितने होते हैं, लेकिन मुखाकृति के आधार पर जो वर्ण होते हैं 4, उनको ही अभ्यंतर वर्ण की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों पहली चर्चा करेंगे हम मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर, काल के आधार पर कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर जिसे कहते हैं, एक दीर्घ स्वर कहते हैं, और एक प्लुत स्वर जिसे कहते हैं। ये 3 मात्रा काल के आधार पर माने जाते हैं, जिसमें पहला है ह्रस्व, जिसमें सबसे कम मात्रा लगे, या जिसे हम कहें कि इसे मूल स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूल स्वर। इसे कहते हैं लघु स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, लघु कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है कि ए, ई, उ और री। ये 4 जो होते हैं ये ह्रस्व माने जाते हैं। इसमें इनके उच्चारण में
जब इनका प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही कम समय उच्चारण में लिया जाता है, मात्राएं कम ली जाती है या समय का प्रयोग कम किया जाता है। ये जो चार होते हैं इसी से ही हिंदी का निर्माण हुआ है, ये कभी बदलते नहीं हैं, ये मूल हैं। क्या है ये? मूल हैं। जब हिंदी की उत्पत्ति हुई थी तब से ये प्रचलित है। दूसरा प्रकार है इसका दीर्घ स्वर। मूल स्वरों से या मूल स्वरों से जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर ये संयुक्त भी बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मूल स्वर जब जुड़ेंगे तब बनेंगे, तो संयुक्त हो गए जुड़ने से। इन्हें गुरु भी कहते हैं, इन्हें लघु स्वर कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर। इन्हें एक मात्री कहते हैं तो इन्हें द्विमात्री कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर जो है इनका दूसरा नाम संयुक्त स्वर है, गुरु स्वर है, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 इसमें माने जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, ये तो मूल हैं, ये तो हिंदी भाषा में मूल रूप से आए हुए हैं, लेकिन इनका निर्माण हुआ है, ये बने हुए हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इन 7 का निर्माण कैसे हुआ है। जब ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि इन 7 का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप जब संधि पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से संधि समझ में आ जाएगी। यदि आपको इन 7 का ज्ञान है, यदि इन 7 का ज्ञान नहीं है तो आपको संधि समझ में नहीं आएगी। पूरी की पूरी संधि इसी पर निर्भर है। स्वर संधि जो है ना वो इन दीर्घ स्वरों पर ही निर्भर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन 7 स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है, मूल स्वर से कैसे बने हुए हैं, मूल स्वर से बनाने की हम कोशिश करते हैं, समझते हैं। ये जो 7 होते हैं इनमें जैसे पहला है आ, इसका निर्माण हुआ है ए प्लस ए से। ए में ए जुड़ गया तो आ का निर्माण हुआ। इसी अनुसार इसमें दूसरा था ई का निर्माण, ई में ई जब जोड़ दी गई तो ई का निर्माण हुआ। उ, जब उ में उ जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण होता है? उ का होता है। ये पूरी विशेषता, ये तीनों की तीनों विशेषता कौन सी संधि में होती है? स्वर संधि जो होती है उसका एक भेद होता है। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ स्वर संधि। ये तीनों कंडीशन कि पहले वाला ओ, धन के पहले उ हो, धन के बाद उ हो तो क्या बनेगा? उ। धन से पहले ए है, बाद में भी ए है तो क्या बनेगा? आ। ये कंडीशन कौन सी संधि में बनती है? दीर्घ स्वर संधि में। तो ये जो 7 हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा एक ये था ए का निर्माण होता है ए प्लस ई से। यदि आप ए में ई जोड़ दोगे, हम मूल से ही चर्चा कर रहे हैं कि मूल जो होते हैं उनमें कैसे इनका निर्माण किया जाता है। तो ए में ई जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और आप एक होता है ओ, कि आप ए में उ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। कि आप ए में ई जोड़ दोगे, ए में ई जोड़ दोगे तो ए बनेगा। ए में उ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये दोनों कंडीशन कौन सी संधि में होती है? ये दोनों की दोनों कंडीशन कौन सी संधि में होती है? गुण स्वर संधि में होती है। कौन सी संधि में? गुण स्वर संधि में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इनका बड़ा रूप आई आता है ए प्लस ए, और एक आता है औ का प्रयोग ए प्लस
ओ, इन दोनों से ए में ए जोड़ देंगे तो आई बनेगा, ए में ओ जोड़ देंगे तो औ बनेगा। यहां से काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि इनका निर्माण या उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति या निर्माण हुआ है। तो ये जो है इन तीनों से कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि बनती है। इनसे गुण संधि बनती है दो में, और इन दो में आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का निर्माण किसमें किया जाता है? आई और औ जब दोनों बनते हैं तो वृद्धि संधि का प्रयोग है। ए और ओ बना है तो गुण संधि है, और ये तीनों है तो दीर्घ संधि है। तो संधि भी ध्यान में आ जाएगी कि यदि ये लगा हुआ है शब्द के मध्य में, ये का मतलब इनकी मात्राएं, ये जो मात्राएं है, ये मात्राएं यदि लगी हुई है तो हम क्या मान लेंगे? वहां दीर्घ संधि है। ये मात्रा लगी हुई है तो हम क्या मान लेंगे? वहां गुण संधि लगी हुई है। और यदि ये मात्रा लगी हो तो हम मान लेंगे कि वहां पर कौन सी है? वृद्धि हो गई। ये वृद्धि हो गई, डबल हो गए ना, डबल होने का मतलब वहां पर वृद्धि हो गई है। तो ये थे 7, 3 तो ये थे, 2 ये और 2 ये 7 तो का जो वर्गीकरण जो किया जाता है उनकी बात हमें ध्यान रखनी है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनसे इनका निर्माण हुआ है। इसका तीसरा पार्ट था पलूत स्वर। पलूत स्वर, पलूत स्वर का मतलब कि जब हम मूल से या हस्व से 3 गुना, तिगुना, तिगुना समय का प्रयोग करते हैं तो वहां पर पलूत स्वर माना जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में पलूत स्वर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इनका प्रयोग जैसे एक शब्द आता है, ये जो शब्द है इसमें जरूर किया जाता है। बाकी हिंदी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है या ऐसा भी स्वर नहीं है जहां पर पलूत का प्रयोग हो। ये एक जगह जरूर होता है, बाकी हिंदी में इनका प्रयोग नहीं किया हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा है पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण, उस स्वर का उच्चारण कैसे किया जाता है कि स्वरों का उच्चारण जो हम करते हैं उसका 2 आधार से करते हैं। या जैसे देखें तो हम स्वर जो उच्चारण जो किया जाता है या तो करते हैं मुख से, या मुख प्लस नाक से, या केवल नाक से प्रयोग करते हैं। उच्चारण के आधार पर उच्चारण में मुख का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण में मुख प्लस नाक का प्रयोग किया जाता है, और केवल नाक का प्रयोग किया जाता है। मुख का प्रयोग किया जाए, मुख का, केवल मुख का प्रयोग, और मुख प्लस नाक का प्रयोग केवल मुख का करेंगे तो जैसे ये जो किया गया है ये केवल मुख है, और ये जो किया गया है उसमें मुख प्लस नाक है, और यहां जो किया गया है ये केवल नाक का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब कि मूलतः जो माने जाते हैं जिनका दूसरा नाम अन्न नु नासिक या निर नु नासिक होता है, और मुख प्लस नाक का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अनुनासिक। और नाक में प्रयोग इसमें आता है अनुस्वार। अनुस्वार, तो ध्यान देंगे दोस्तों, मुख में केवल ए अनुनासिक या निर्नुनासिक, मुख और नाक जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए अनुनासिक, और नाक में प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का, ये जो होता है। तो ये जो है उच्चारण के आधार पर इसका वर्गीकरण हम
दो आधार पर लेते हैं। एक तो लेते हैं अनुनासिक, एक तो लेते हैं अनुनासिक और एक लेते हैं अनुनासिक या निर्नुनासिक। या तो क्या लेते हैं अनुनासिक और या लेते हैं अनुनासिक या निर्नुनासिक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये अनुनासिक, इसमें क्या आएगा, चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु यदि किसी के लगा है तो वो कौन सा है, अनुनासिक है। और साधारण जो लिखे जाते हैं, साधारण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अनुनासिक या निर्नुनासिक माने जाते हैं। तो ध्यान देंगे, उच्चारण के आधार पर दो भेद हैं, अनुनासिक या अनुनुनासिक। चंद्र बिंदु जिनके लगा हुआ हो, चंद्र बिंदु जिनके लगा हुआ है वह अनुनासिक माना जाता है। ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे गुरु होते हैं, गुरु का मतलब ये हो गया कि आप जैसे ये लिखते हो, कै लिखा आपने, कै के आप दोनों लगा सकते हो, चंद्र बिंदु भी लगा सकते हो और अनुस्वार भी लगा सकते हो। लेकिन जब आप के लिखते हो, ये जो के लिखा है इसमें इसका प्रयोग होगा, कभी भी ये नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये होता है जिनकी ये मात्राएं होती है, जिनकी मात्राएं होती है उनमें जो ये लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ है, तो ये हमेशा अनुस्वार नहीं माना जाएगा, ये चंद्र बिंदु में ही गिना जाता है। ये जो रेखा है चंद्र बिंदु वाली ये मानी जाती है। तो ध्यान देंगे कि जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ये जो होते हैं, कभी भी दो मात्रा वाला होता है इसमें नहीं किया जाता है, एक मात्रा वाला होता है उसमें नहीं किया जाता है, ये जो डबल मात्रा है उसमें नहीं किया जाता है, और ये एक मात्रा होती है, ये कभी नहीं होते हैं, बने भी नहीं होते हैं। ये जैसे कह लिखा है, ये जैसे मैंने कह लिखा है, यहां कह लिखा है, यहां कह लिखा है, तो दो मात्रा है, ऐसा कभी स्वर लिखा हुआ ही नहीं होता, कोई अक्षर ही नहीं होता है। तो कैसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो कहने का मतलब इसमें जो ये अनुस्वार लगा हुआ है यही हमेशा क्या माना जाता है, चंद्र बिंदु माना जाता है, अनुनासिक में गिना जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। बात करते हैं इसके तीसरे भेद पर। इसका जो तीसरा भेद होता है उस पर, तीसरा भेद, तीसरा था जिह्वा के आधार पर। जीवा के आधार पर या जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर तीन भेद माने जाते हैं। पहला है अघर, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च। अगर, मध्य, पश्च ये तीन है जीवा के आधार पर। जो हमारी जीवा है वो तीन तरह से कंपन करती है, तीन तरह से हलचल करती है। उसका आगे वाला भाग, उसका मध्य का भाग और उसका पश्च भाग। अग्र भाग जब कार्य करेगा, जब हम किसका उच्चारण करेंगे, इन चार का जब हम उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा का आगे वाला भाग कार्य करेगा। मध्य का भाग जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो जीवा का मध्य का भाग कार्य करता है। और इसके अलावा अन्य जो बच गए, अन्य जो बच गए उनमें ये जो है इनमें प्रयोग किया जाता है पश्च भाग का। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर तीन भेद होते हैं, अगर, मध्य, पश्च। अगर में ये चार स्वर आते हैं, मध्य में ये तीन आते हैं और पश्च में ये आते हैं। बात करते हैं इसके चौथे भाग पर। चौथा भाग है ओष्ठों के आधार पर। ओष्ठों के आधार पर
ओष्ठों के आधार पर दो भेद हैं, एक तो होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब हमारे ओष्ठ जो है, होठ जो है, वृत्त के समान हो जाना। इन चार का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ वृत्ताकार हो जाता है, और अन्य जो बच गए उनका उच्चारण जब हम करते हैं, अन्य जो है अन्य स्वरों का उच्चारण जो करते हैं उसमें अवृत्ताकार हमारे ओष्ठ है वृत्त के समान नहीं होते हैं। आधार हमने पढ़ दिए हैं, अब पढ़ेंगे इसका पांचवा आधार। पांचवा आधार है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर मुख की आकृति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है चार प्रकार से। पहला होता है संवृत्त, दूसरा होता है विवृत्त, और तीसरा है अर्ध संवृत्त, और चौथा है अर्ध विवृत्त। संवृत्त, विवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त। तो दोस्तों संवृत्त, पहली बात ये मुखाकृति, ये ध्यान में रखना है, मुख की आकृति, मुख का कम खुलना, थोड़ा खुलना, ज्यादा खुलना। तो संवृत्त का मतलब हो गया सबसे कम मुख खुलना। संवृत्त में सबसे कम मुख खुलता है। विवृत्त सबसे ज्यादा मुख खुलना। सबसे कम खुलते हैं, यहां सबसे ज्यादा खुलते हैं। ये जो कम खुलते हैं ये खुलते हैं ई, उ, इन चार में। विवृत्त सबसे ज्यादा, जब आप आ बोलते हो, कभी बोल के देख लेना, आ जब बोलोगे आप बोलते ही आपका मुख सबसे ज्यादा खुलेगा अन्य स्वरों की अपेक्षा। चाहे आप और कुछ भी स्वर बोल लेना, आप आ की तुलना करना, आ में आप मुख को पूरा खोल देते हो। तो सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है? विवृत्त में। सबसे कम किसमें खुलता है? संवृत्त में। अब बात आ गई अर्ध संवृत्त। इसका मतलब है संवृत्त से, इससे संवृत्त से थोड़ा ज्यादा, संवृत्त से थोड़ा ज्यादा। अर्ध विवृत्त, अर्ध विवृत्त में आ गया विवृत्त से थोड़ा कम, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा मुख खुलेगा तो विवृत्त में खुलेगा, और विवृत्त से जब कम करेंगे तो अर्ध विवृत्त आएगा। सबसे कम संवृत्त हो गया, और संवृत्त के बाद थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे तो अर्ध संवृत्त हो गया। तो ये जो ए जो होता है ये आता है अर्ध संवृत्त में, और ऐ जो होता है वो किस में आता है? अर्ध विवृत्त में। थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। इसी अनुसार ये ओ का निर्माण किया जाता है इसमें, और औ आता है अर्ध विवृत्त में। अब एक बच गया आपका, ये जो है ए, ये इसका प्रयोग किया जाता है अर्ध विवृत्त में, क्योंकि आ सबसे बड़ा है तो इससे आधी, इससे आधा या इससे थोड़ा कम मुंह खुलता है ए में। तो हमें ध्यान रखना है अर्ध विवृत्त में ए का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपसे स्वरों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर जो है ये किस प्रकार के आधारों के अनुसार आते हैं। तो आपको 5 आधार याद रखने हैं। पहला मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा के आधार पर, चौथा मुखाकृति के आधार पर, पांचवा जैसे मुखाकृति, चौथा ओष्ठों के आधार पर, चौथा हमने पढ़ा था ओष्ठों के आधार पर, और पांचवा है मुखाकृति के आधार पर। तो आज हमने स्वरों के बारे में
अच्छी तरह से वर्गीकरण किया है दोस्तों। स्वर जो है, वर्णों में स्वरों के बारे में हमने चर्चाएं की है। तो आप यदि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।